नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये नेक्स्ट वीडियो है आप लोगों के लिए। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश हम लोग देख रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि काउंटेबल्स और अनकाउंटेबल्स क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन किन्हें कहते हैं और अनकाउंटेबल नाउन किन्हें कहते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्लाउज और फ्रेज दोनों को वाक्यांश खंड ही बोलते हैं। वाक्यों के खंड, वाक्य के अंश, वाक्य का, सेंटेंस का टुकड़ा ही बोलते हैं, लेकिन दोनों में कुछ अंतर होता है। एक बार मैं फिर आपको रिमाइंड करवाना चाहूंगा कि जो भी हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे हैं वो इसलिए है कि आगे जाके जब हम लोग अपना कोर्स चैप्टर वाइज शुरू कर लें, सिंटेक्स पढ़ेंगे, नाउन पढ़ेंगे, टाइम एंड टेंस पढ़ेंगे, आर्टिकल्स पढ़ेंगे, तो उस वक्त अगर मैं कहूं कि देखिए इस सेंटेंस में यहाँ पे नाउन फ्रेज का यूज किया गया है, चाहे देखिए ये जो क्लाउज है इस क्लाउज में फलाना एरर है, जब मैं ऐसा बोलूं तो आपको ये अनभिज्ञ जैसा नहीं लगे कि पता नहीं अब ये क्लाउज और फ्रेज क्या बोलने लगा। बस खाली शब्दों का जो खेल होता है, जो नाम है उसको ध्यान रखना होता है, बाकी चीजें आसान हो जाएंगी। तो क्लाउज शब्द कोई बोल रहा है और कोई फ्रेज बोल रहा है, तो उसका बोलने का क्या मतलब होता है, क्या तात्पर्य, क्या अर्थ होता है उसका, वो फ्रेज बोलता है। मतलब कोई बोलता है कि यहाँ पे देखिए ये फ्रेज है, चाहे ये क्लाउज है, तो उसका असल में मतलब क्या होता है कहने का, वो ये समझें आप। यहां से क्लाउज हम शब्दों के उस समूह को कहते हैं जो खुद एक वाक्य की तरह काम कर सकता है। हालांकि वो पूरा वाक्य नहीं होता है, फुल कंप्लीट सेंटेंस उसे नहीं बोलेंगे तो पूरा कंप्लीट सेंटेंस तो नहीं होगा, लेकिन ये खुद एक वाक्य की तरह मतलब अर्थपूर्ण होता है। इसका खुद का कोई अर्थ होता है। जितना भी शब्दों का समूह लिखा हुआ है तो 2, 4, 8 इवन एक शब्द भी अगर कभी रह गया तो अगर उसका अर्थ निकल गया, मतलब कुछ इंडिपेंडेंटली अपने दम पे, अपने बल पे, उसको किसी और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब सेंटेंस का जरूरत नहीं है, जितना लिखा हुआ है उतना का ही कुछ न कुछ अच्छा मतलब शाब्दिक अर्थ निकलता हो, कंप्लीट अर्थ निकलता हो, अधूरा नहीं रहता हो, तो उसको हम कहते हैं क्लाउज। और शब्दों का वह समूह, ये भी वाक्य का ही टुकड़ा होता है, ये भी वाक्य का ही टुकड़ा होता है, लेकिन हम फ्रेज किसे कहेंगे, तो फ्रेज शब्दों का वह समूह होता है जो अपने दम पे कोई पूरा अर्थ नहीं देता है। कंप्लीट मीनिंग फ्रेज का नहीं होता है, क्लाउज का कंप्लीट मीनिंग होता है, फ्रेज का कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। दोनों वाक्य के टुकड़े होते हैं, वाक्यांश होते हैं, लेकिन इसका अपना दम पे मीनिंग निकलता है, इसको किसी और की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर लगाएं किसी सेंटेंस में इसको, किसी सेंटेंस में इसका यूज करें तब वो सेट हो जाएगा सेंटेंस में, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों को एक ही एग्जाम्पल से समझते हैं। लिखा हुआ क्या है, राम वॉज लाफिंग एट द मैन इन ग्रीन शर्ट, मतलब हरे शर्ट में जो व्यक्ति था, जो आदमी था, राम उसको देख के हंस रहा था, उस पे हंस रहा था। अब यहां से चले, नोट में लिखा हुआ क्या है, मेन अंतर क्या है क्लाउज में और फ्रेज में, कि क्लाउज में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होना जरूरी है, मैंडेटरी है, नेसेसरी है। क्लाउज हम सेंटेंस के टुकड़े को, वाक्य के टुकड़े को या शब्दों के समूह को क्लाउज का दर्जा तब देंगे, उसको हम क्लाउज तब कहेंगे जब उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब साथ में हो। सब्जेक्ट या वर्ब में से कोई एक ही हो, दूसरा नहीं हो, तो वो क्लाउज नहीं कहलाएगा। तो क्लाउज होने के लिए क्या जरूरी है, उनमें शब्दों का जो समूह है, जो हम टुकड़ा काटे हैं किसी सेंटेंस से, उस टुकड़े में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों अगर है तो वो क्लाउज कहलाएगा, और अगर नहीं है तो वो फ्रेज कहलाएगा।
क्लाउज मीनिंगफुल होता है, फ्रेज मीनिंगफुल नहीं होता है। क्लाउज का अपना अस्तित्व होता है अपने दम पे, ये सेंटेंस भी कहला सकता है, कंप्लीट नहीं तो आधा ही सही, लेकिन ये सेंटेंस कहला सकता है। ये बिल्कुल भी कभी भी फ्रेज जो है वो सेंटेंस कहलाने का हकदार नहीं होता है। जैसे राम वाज लाफिंग एट द मैन इन ग्रीन शर्ट, इसमें अगर हम इसका टुकड़ा निकालें तो राम वाज लाफिंग, इसमें से निकला हुआ टुकड़ा है, इसको हम क्लाउज कहेंगे। इसका अपने आप में अर्थ है राम वाज लाफिंग, माने राम हंस रहा था। अगर हम कहीं कुछ नहीं लिखें, खाली इतना छोड़ दें, तो इसका अर्थ निकलता है। ये अर्थपूर्ण है, अर्थहीन नहीं है, बेमतलब नहीं है, इसका मतलब है। हालांकि ये है इसी लाइन का, इसी वाक्य का, इसी सेंटेंस का टुकड़ा, लेकिन इसी लाइन के टुकड़े में से खाली द मैन इन इतना को निकाल लें तो ये भी इसी वाक्य का टुकड़ा है, ये भी शब्दों का समूह है, लेकिन द मैन इन का कोई अर्थ नहीं होता है, ये यूजलेस है, अर्थहीन है। कब तक? जब तक कि इसको उठा के और एक सुटेबल सेंटेंस में नहीं रख दिया जाए। तो जिसका अपने दम पे कोई मीनिंग नहीं निकलता है, सेंटेंस के भरोसे रहता है, उसको हम फ्रेज कहते हैं। और जिसका अपने दम पे मीनिंग निकल सकता है या किसी सेंटेंस में यूज किया हुआ रहे चाहे नहीं रहे, अपने आप में उसका मीनिंग होता है, तो उसको हम कहते हैं क्लाउज। जैसे दूसरा एग्जांपल, राम वाज लाफिंग एट द मैन इन ग्रीन शर्ट। राम वाज लाफिंग एट द मैन इन ग्रीन शर्ट। राम हर एक शर्ट में जो व्यक्ति था, जो व्यक्ति हरा शर्ट पहना हुआ था, उसको देख के राम हंस रहा था। इसमें से राम वाज लाफिंग एट द मैन, यहां तक भी निकाल लें, है ना। राम वाज लाफिंग एट द मैन, यहां से लेके यहां तक अगर हम लोग निकालें तो ये पूरा सेंटेंस का टुकड़ा ही कहलाएगा। लेकिन फिर भी ये वाला टुकड़ा का अर्थ होगा, ये मीनिंगफुल है, इसका अर्थ है इस सेंटेंस में। इसको हम नहीं भी लिखेंगे तो ये अपने आप में ये सेंटेंस कहला सकता है। लेकिन अगर हम खाली एट द मैन लिख दें, खाली इन ग्रीन लिख दें, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तब तक जब तक कि उसको एक सुटेबल सेंटेंस में नहीं डाल दिया जाए। तो क्लाउज और फ्रेज दोनों भाई भाई हैं। दिक्कत क्या है, ये भाई सही ढंग से बिजनेस किया तो बन गया, और ये भाई जो है सब कुछ चौपट कर दिया। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है, ये अपने दम पे अर्थपूर्ण होता है, इसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती है। हाँ, मिल गया तो बेहतर है, इसको हमेशा किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है। फ्रेज को हमेशा सहारे की जरूरत होती है। कोई सेंटेंस में उसको लिखिएगा तो अर्थपूर्ण बनेगा, वरना ऐसे ही 3-4 शब्द नजर आएगा। ठीक है ना। तो जब भी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा और कहूंगा हाँ जी देखिए, राम वाज लाफिंग एट द मैन इन ग्रीन शर्ट, अब इसमें से हम इस क्लाउज को निकालते हैं, राम वाज लाफिंग, इस क्लाउज को निकालते हैं, और मैं आपसे पूछूं कि ये जो क्लाउज है, राम वाज लाफिंग जो क्लाउज है, वो ग्रामेटिकली करेक्ट है कि नहीं? तो आप कहिएगा हाँ, राम वाज लाफिंग जो क्लाउज है वो ग्रामेटिकली करेक्ट है। ऐसा ना हो कि जब मैं पूछूं कि हाँ जी एक क्लाउज निकालता हूं इस सेंटेंस से, राम वाज लाफिंग, अब आपको पता ही नहीं चले कि क्लाउज क्या बोल दिया भाई। इसलिए कह रहा हूं जानकारी होना जरूरी है, टर्मिनोलॉजी का, शब्दों का, नाम का, कि आगे कौन कौन से शब्द यूज में आने वाले हैं। जैसे ही मैं कहूंगा ये क्लाउज है, तो आप समझना कि ये सेंटेंस का एक वैसे हिस्से का बात कर रहे हैं जिसमें सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगा और उसका कुछ ना कुछ अर्थ भी होगा। और जब मैं कहूं कि इस फ्रेज में देखिए तो कोई एरर है, मतलब क्या हुआ, वो भी वाक्य का हिस्सा होगा, शब्दों का समूह होगा, लेकिन उसका खुद का कोई अर्थ नहीं होगा जब तक कि उसको सेंटेंस में फिर से सहायता नहीं दिया जाए। ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप क्लाउज और फ्रेज को अच्छी तरह से समझ गए होंगे।
अब इससे जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल बताया था, तो आपके लिए कुछ शब्द यहाँ लिखे हुए हैं। ये शब्द उम्मीद है आपको नजर आ रहा होगा। एयर, मड, ट्री, पोटैटो, स्टार, हेयर, वुड, आयरन, बिल्डिंग, स्टोन, ब्रिक, डायमंड, गोल्ड, ब्रेड, रोप, मनी, रूपी, बॉटल। इतना शब्द लिखा हुआ है। इन शब्दों में आप पहचानिए कि काउंटेबल कौन होगा, अनकाउंटेबल कौन होगा, और इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में या काउंटेबल अनकाउंटेबल के भी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें। आप चाहें तो कॉपी पे एक तरफ काउंटेबल एक तरफ अनकाउंटेबल लिख के और उसका फोटो क्लिक करके कमेंट में डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो बेसिक्स में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, नंबर, पर्सन, सिंगुलर प्लूरल उसी में आ गया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन उसी में आ गया, क्यों कहते हैं उसको ये भी क्लियर हो गया। और अभी हमने पढ़ा क्लाउज और फ्रेज, ठीक है। अब प्रॉपरली अगले वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको सिंटेक्स कहते हैं। बेसिक्स की हमें जितनी जरूरत थी टर्मिनोलॉजी के हिसाब से, शब्दों के नाम के हिसाब से कि कौन कौन से शब्द आगे यूज होने वाले हैं, उस हिसाब से हमारा यहाँ पे बेसिक्स का खत्म होता है। इस वीडियो के बाद हम लोगों का सिंटेक्स शुरू होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिसको कहते हैं। बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके का होगा। आप हमेशा पहचान पाओगे कि एरर कहाँ है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो लोग कहते हैं ना कि मुझे समझ में ही नहीं आता है कि एरर कहाँ है, मैं वो तरीका बताऊंगा, मैं वो रास्ता बताऊंगा जिसमें आप मैक्सिमम सेंटेंस में एरर पहचान लोगे कि कहाँ है, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं शॉर्ट्स डालूंगा और शॉर्ट ड्यूरेशन का वीडियो भी डालूंगा। ये भी आपको जानकारी देता हूं कि जो शॉर्ट्स डालूंगा और शॉर्ट ड्यूरेशन का वीडियो डालूंगा उसमें वर्ड मीनिंग डाला हुआ रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाला हुआ रहेगा, आपसे सवाल किया जा रहा होगा, आप कमेंट करके उसका जवाब देंगे और मैं अगले वीडियो में उसका जवाब दूंगा, ठीक है ना। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो देख के सीखिए। अगर मैं इतना मेहनत कर रहा हूं तो आपको भी कुछ ना कुछ हमारे साथ मेहनत करना होगा, ताकि आपकी जो कमी है, आपकी जो कमजोरी है वो दूर हो जाए, ठीक है। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।